तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका स्टेटमेंट कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या है, यानी क्या एक्चुअल में है, और फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता चलने के बाद क्या क्या चीजें हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं, उसका रिजल्ट क्या क्या मिला, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट। ठीक है, इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है कि ये सबसे पहले किसी किसी बुक्स में लिखा हुआ है 1820 में, किसी किसी बुक्स में लिखा हुआ है 1830 अराउंड। तो 1820 के आसपास या 1830 के आसपास मान लो, जो भी, एक बड़े फेमस पर्सन थे जिनका नाम था मेयर। ठीक है ना, फेमस पर्सन जिनका नाम था मेयर। तो मेयर ने कुछ रिलेट किया कि सर अगर मैं एक पर्टिकुलर सिस्टम की मैं बात करूं तो उस सिस्टम में, पर्टिकुलर सिस्टम में जो पूरे साइकिल के लिए, एक साइकिल के लिए नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर, ऐसा कुछ होगा। यानी जो एनर्जी का, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या प्रूफ करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जिसको हम बोलते हैं क्या, कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो 1820 में सबसे पहले मेयर ने ये चीज बताई कि सर ऐसा पॉसिबल है, कहां पे, एक कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, लेकिन लोगों ने बोला, अच्छा मेयर क्या थे, मेयर साइकियाट्रिस्ट थे, डॉक्टर थे, उनको उनकी मैथमेटिक्स थोड़ी वीक थी। तो लोगों ने पूछा मेयर से कि बताओ इसको जस्टिफाई करो, अपने आप जो आपने स्टेटमेंट बोला है इसको जस्टिफाई करो, फिर आपका नाम हो जाएगा। ठीक है सर, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं कर पाए, उनकी मैथ्स वीक थी, मैंने बताया आपको, क्योंकि वो डॉक्टर थे, साइकियाट्रिस्ट थे। लेकिन उसी कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही चालाक आदमी बैठा हुआ था जिसका नाम था जूल। वो ये सब सुन रहा था। तो जैसे वो सुन रहा था जूल, तो जूल ने बोला कि इसकी बात में कुछ दम है भाई। वो घर पे गया और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे जो बोला था मेयर ने कॉन्फ्रेंस में, 10 इयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, 10 साल का एक्सपेरिमेंट किया। और 10 साल का एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने बताया और उन्होंने जस्टिफाई भी कर दिया कि स्टेटमेंट क्या था, कि सर फॉर अ साइकिल नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। किसने प्रूफ किया, जूल ने उसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और 10 साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताया कि सर फॉर अ साइकिल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि फॉर अ साइकिल नेट हीट ट्रांसफर विल बी इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। ठीक है ना। और फिर उसके बाद कुछ रिजल्ट क्या क्या मिले, ध्यान से देखना। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या, कि इतना बोलने के बाद इसके और क्या क्या फायदे मिले, क्या क्या रिजल्ट मिले। तो सबसे पहला अभी हम लिखेंगे consequences of first law of thermodynamics। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या बेनिफिट मिला है, जिसमें हम पहला देखेंगे सर क्या, कि हीट इज अ पाथ फंक्शन। ओहो, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि हीट पाथ फंक्शन है, वो अब टाइम आ गया हमें प्रूफ करना है। कैसे उन्होंने बोला हीट इज अ पाथ फंक्शन, ध्यान से देखो इस चीज को, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, समझते हैं कैसे। उन्होंने बोला कि मान लो सर एक काम करो, क्या करो, एक काम करो, क्या काम करना है, एक कोई भी साइकिल बना दो। ठीक है, एक साइकिल मैंने बना दिया, कैसे बनाया, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, नाम दे दो इसको। ठीक है, मतलब कि पहला साइकिल कौन सा बना रहा हूं मैं, ए बी सी, 1A2B1। और साइकिल का मतलब क्या है, थर्मोडायनामिक साइकिल का मतलब, इसको बोल सकते हो फॉर अ साइकिल, साइकिल का मतलब थर्मोडायनामिक साइकिल की बात कर रहे हैं, चलने वाले साइकिल की बात नहीं कर रहे हैं।
तो थर्मोडायनामिक साइकिल के लिए 1A2B1, तो मैं बोलूंगा कि फॉर साइकिल 1A2B1, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों क्या है, सेम, इसीलिए मैंने इसको बोला क्या, थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो साइकिल के लिए नेट Q इज इक्वल टू नेट W है, मुझे पता है, यानी कि मैं बोल सकता हूं क्या कि सर dq 1A2 dq टोटल d प्लस dq 2B1 that will be equal to dw 1A2 plus dw 2B1। और मैंने ये प्रूफ कर लिया है कि जो वर्क ट्रांसफर है वो पाथ फंक्शन है, मतलब कि मैं वर्क ट्रांसफर के ऊपर ये कट कर सकता हूं। लेकिन टिल नाउ हमने अभी तक प्रूफ नहीं किया है कि हीट ट्रांसफर एक पाथ फंक्शन है, हम प्रूफ करने जा रहे हैं, इसलिए हम डी के ऊपर क्यू के साथ में हम लोग नहीं कर रहे कट, लेकिन जैसे प्रूफ कर लेंगे फिर से कट कर देंगे आप, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, एक इक्वेशन नंबर 1, नाउ फॉर साइकिल, कौन सा साइकिल है, 1A2C1, ये 1 1 गोला बनाया हुआ है, यानी कि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम हो गया, मतलब कि ये भी क्या है, थर्मोडायनामिक साइकिल, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, सेम वही चीज, नेट dq क्या, सॉरी dq पे मुझे नहीं पता अभी क्या है d, तो dq 1A2 प्लस dq 2C1, क्योंकि 1A2C1 की बात कर रहा हूं, 2C1 इज इक्वल टू dw 1A2 प्लस dw 2C1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया और इक्वेशन नंबर 2 बना दिया, और फिर मैं क्या बोलूंगा कि सर यहां पे देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि नाउ इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो। तो जब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करोगे सर, देखो ध्यान से, dq पहला इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो dq 1A2 कैंसिल आउट, 2B1 माइनस 2C1 हो जाएगा, यानी क्या बोलेंगे यहाँ पे कि dq 2B1 माइनस dq 2C1 that will be equal to सर क्या, 1A2 यहां भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2B1 माइनस 2C1, यानी कि ये हो जाएगा dw 2B1 माइनस dw 2C1, ठीक है। और सर मुझे पता है कि जो वर्क ट्रांसफर है वो क्या है, पाथ फंक्शन, यानी कि dw 2B1 के लिए और 2C1 के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों में सेम है सर, लेकिन पाथ डिफरेंट होने की वजह से ये जो वर्क ट्रांसफर होगा वो दोनों डिफरेंट होगा। इसका मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं कि dw 2B1 is not equal to dw 2C1, और ये दोनों अगर इक्वल नहीं है सर, तो जब इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू 0, और जब इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब मैं बोल सकता हूं सर कि dq 2B1 इज नॉट इक्वल टू dq 2C1, इसका मतलब ये है सर कि यहां पे भी इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है, लेकिन पाथ डिफरेंट होने की वजह से ये जो dq टर्म है वो भी सेम नहीं हो रहा है। इसका मतलब प्रूफ हुआ कि जो मेरा हीट ट्रांसफर है ये क्या है, पाथ फंक्शन। हीट ट्रांसफर क्या है, पाथ फंक्शन। और अगर हीट ट्रांसफर पाथ फंक्शन है, मतलब कि ये प्रॉपर्टी नहीं है, और अगर ये प्रॉपर्टी नहीं है इसका मतलब हुआ कि ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, और अगर ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है इसका मतलब जहां जहां मैंने dq लिखा है उसको मैं कट कर दूंगा सर, ये dq ये ऐसे होगा, ये dq ये ऐसे हो जाएगा सर, ये जहां जहां dq लिखा है मैंने वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल हो जाएगा। तो पहला चीज हमने प्रूफ क्या किया कि हीट इज अ पाथ फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहला पॉइंट क्या प्रूफ किया कि हीट जो है वो पाथ फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रूफ करेंगे कुछ पॉइंट्स, तो पहला पॉइंट हमारा ओवर हो गया।
नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड पॉइंट, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या है सर? सेकेंड पॉइंट है जो इससे मुझे मिला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हेल्प से, मैंने सेकेंड पॉइंट मिला, वो है कि एनर्जी, अब आ गया हमारा इंपॉर्टेंट टर्म जिसको हमें समझना अच्छे तरीके से। एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी, एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। अब एनर्जी को हम समझते हैं अच्छे तरीके से बिल्कुल, क्योंकि एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है, और पूरा हम एनर्जी को ही बैलेंस करने जा रहे हैं सर, ध्यान से देखना है मुझे, ठीक है। तो हमने अभी प्रूफ किया कि हीट ट्रांसफर जो होगा वो हमारा पाथ फंक्शन है, ठीक है, यानी कि वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है ना, यानी पाथ डिफरेंट होने से हीट ट्रांसफर भी डिफरेंट होगा। अब हम सेकेंड पॉइंट जो प्रूफ करने जा रहे हैं वो क्या हमारा है? एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से हमें देखना इस चीज को। थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया था सर, क्या डिस्कस किया था? जो अभी लास्ट जो हमारा स्टेटमेंट आया था वो क्या था? दोनों प्रोसेस के लिए कि डी क्यू, दो प्रोसेस था हमारा ना, ऐसे, एक मैंने ये बनाया, एक ये था, ठीक है, एक ये था, ये ए, ये बी, ये सी, और ये 1 और 2 पॉइंट दोनों के लिए सेम था। तो मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था क्या कि डी क्यू 2b1 माइनस डी क्यू 2c1 इज इक्वल टू dw 2b1 माइनस dw 2c1, हमने बनाया था। अब एक काम करते हैं, जो 2b1 वाले हैं उनको एक साथ लेकर आ जाते हैं। तो अगर मैं उनको एक साथ लेकर आता हूं तो मैं ऐसा बोलूंगा कि सर dq 2b1 माइनस dw 2b1 दैट विल बी इक्वल टू, dq को इधर लेके जाओ, क्या बोल सकता हूं कि dq 2c1 माइनस dw 2c1, यानी कि अगर देखा जाए तो dq माइनस dw 2b1 दोनों में सेम है, 2c1 दोनों में सेम है, तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूं क्या कि dq माइनस dw 2b1 इज इक्वल टू dq माइनस dw 2c1। और ध्यान से देखो माय डियर, इसमें मैं क्या देख रहा हूं? इसमें मैं देख रहा हूं सर कि dq माइनस dw कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, और पाथ अगर डिफरेंट है तो भी ये जो क्वांटिटी है ये इक्वल है, ठीक है ना। यानी कि अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, पाथ डिफरेंट होने के बजाय, यानी कि ये B से जा रहा है या C से जा रहा है, फिर भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होने की वजह से ये जो क्वांटिटी है dq माइनस dw, ये क्या है? सेम है। और इसी को हम बोलेंगे सर कि ये जो मेरा है क्या, dq माइनस dw इज इक्वल टू de। de क्यों बोला सर मैंने इसको? लेकिन ये किसके लिए? फॉर अ प्रोसेस, फॉर अ प्रोसेस। क्यों बोला सर? ध्यान से देखो इस चीज को। मैंने बोला कि dq माइनस dw जो है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होने की वजह से भले ही पाथ डिफरेंट हो, ये जो क्वांटिटी है dq माइनस dw, ये क्या है? ये क्या है? ये सेम है सर। इसका मतलब ये पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, पॉइंट सेम है तो वैल्यू सेम है, पाथ भले डिफरेंट हो तो क्या, यानी कि ये सिंपल सी बात है सर। ये जो क्वांटिटी है dq माइनस dw, ये क्या है? पॉइंट फंक्शन है, और पॉइंट फंक्शन है इसका मतलब है सर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी है, जिसको मैंने प्रूव किया, एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। और इसी को मैंने बोला ई से, ई स्टैंड फॉर एनर्जी। और डी क्यों लिखा मैंने? क्योंकि डी क्या है यहाँ पे? एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। तो अगर ये प्रॉपर्टी है तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको क्या बोलूंगा मैं? प्रॉपर्टी है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्लियर? ठीक है।
अब यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा और चीज हम डिस्कस कर लेंगे। आप देखोगे कि अगर मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो बोल सकता हूं कि डी क्यू इज इक्वल टू डी प्लस डी डब्ल्यू। आप कई बार देखे हो कि इसको, इसी को हम बोलते हैं क्या, यही हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ प्रोसेस, क्योंकि ये प्रोसेस के लिए है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ प्रोसेस, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी, या डी क्यू इज इक्वल टू डी प्लस डी डब्ल्यू। इन कभी कभी आप देखोगे किसी किसी बुक में लिखा हुआ है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, तो बच्चा कंफ्यूज हो गया कि सर यहाँ पे डी यू है, यहाँ पे डी है, कैसे हो रहा है सब। ठीक है, तो मैं अभी जो समझाने जा रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट समझाने जा रहा हूँ, वो क्या है कि एनर्जी क्या है। ध्यान से देखना है आपकी एनर्जी क्या है। ठीक है, ध्यान से देखो एनर्जी। सर जो एनर्जी है, अच्छा एनर्जी की मैं जो बात कर रहा हूं, एनर्जी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू डू एनी वर्क, कार्य करने की जो बोलते हो ना, एबिलिटी टू डू एनी वर्क। तो मैं एनर्जी को जो डिफाइन करने जा रहा हूं वो केवल और केवल थर्मोडायनामिक टर्म्स के साथ में डिफाइन करने जा रहा हूं, यानी थर्मोडायनामिक अप्रोच के साथ में डिफाइन करने जा रहा हूं इसको। ठीक है, अदरवाइज एनर्जी का जो क्लासिफिकेशन है बहुत हो सकता है। अब देखो कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखो। एनर्जी जनरली सर दो टाइप का होता है। पहला एनर्जी इन ट्रांजिट फॉर्म, ट्रांजिट, और दूसरा एनर्जी इन स्टोरेज फॉर्म। एनर्जी इन ट्रांजिट फॉर्म और दूसरा क्या है, एनर्जी इन स्टोरेज फॉर्म। एनर्जी इन ट्रांजिट का मतलब क्या है सर, एनर्जी इन ट्रांजिट का मतलब है कि जो रास्ते में है, आ रहा है, जा रहा है, और स्टोरेज का मतलब जो एक्चुअल में सिस्टम में है। यानी कि ध्यान से देखो, अगर मैं बोलता हूं कि ये सिस्टम है, तो सिस्टम में कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है सिस्टम से, इसको बोलूंगा, इसलिए ये क्या है, ट्रांजिट। और इसके अंदर एक्चुअली में जो है, एक्चुअल में, उसको बोलूंगा स्टोरेज। ठीक है, तो ट्रांजिट में जनरली कौन कौन से होते हैं, ट्रांजिट में जो हमारा हीट, जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, हीट एंड वर्क। ठीक है, लेकिन अगर मैं स्टोरेज की बात करूंगा सर, तो स्टोरेज में दो टाइप का स्टोरेज होगा, एक होगा मैक्रोस्कोपिक और दूसरा होगा माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, ठीक है ना। तो मैक्रोस्कोपिक का मतलब, अगर मैं सिस्टम को एज अ होल लेकर चल रहा हूं, यानी सिस्टम के मॉलिक्यूल को नहीं देख रहा हूं, सिस्टम एक पर्टिकुलर हाइट पे है, तो मैं बोलूंगा कि सिस्टम के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। सिस्टम अगर मूव कर रहा है तो सिस्टम के एवरेज वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूं, सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो मैक्रोस्कोपिक के अंदर कौन कौन सा आएगा, काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक का मतलब है कि पूरे जो सिस्टम है, सिस्टम के जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उस हर मॉलिक्यूल्स के बारे में देखा जाए। तो सिस्टम के मॉलिक्यूल्स का अलग अलग देखा जाए तो मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होगा, इसका खुद का काइनेटिक एनर्जी होगा, खुद का ट्रांसलेशनल एनर्जी होगा, खुद का वाइब्रेशनल एनर्जी होगा, खुद का न्यूक्लियर एनर्जी होगा, खुद का रोटेशनल एनर्जी होगा, यानी कि इतने सारे एनर्जी होंगे। अगर मैं माइक्रोस्कोपी की बात करूं तो मॉलिक्यूलर लेवल पे मैं क्या देखूंगा, खुद का काइनेटिक एनर्जी, खुद का ट्रांसलेशनल एनर्जी, खुद का वाइब्रेशनल एनर्जी, खुद का न्यूक्लियर एनर्जी, खुद का रोटेशनल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी होंगी। तो लोगों ने बोला इतना सारा एनर्जी क्या लेना, तो एक काम करो, ये सारी एनर्जी की जगह पे एक एनर्जी ले लो, जिसको बोलेंगे यू, यानी कि यू क्या है, इंटरनल एनर्जी। यू क्या है, इंटरनल एनर्जी। यानी कि अगर मैं देखूं ध्यान से, तो एनर्जी को मैं दो टाइप से बताया, पहला ट्रांजिट जो आ रहा है जा रहा है, यानी कि क्यू एंड डब्ल्यू, दूसरा स्टोरेज, स्टोरेज में क्या, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और माइक्रोस्कोपिक मतलब कि इंटरनल एनर्जी। अगर कभी बोलता है आपको कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw, जो कि ओरिजिनल फॉर्म क्या था कि dq इज इक्वल टू de प्लस dw, यानी यहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि d इज इक्वल टू du लिख दिया है। यह कब पॉसिबल है सर, E का मतलब क्या है, E का मतलब टोटल एनर्जी, यानी कि ये है हमारा E। तो E की बात करूं तो E का लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं सर, E इज इक्वल टू
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि सर इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, दोनों एनर्जी जीरो नहीं है, दोनों का चेंज जीरो है, तो उस कंडीशन में ये मैं बोल सकता हूं कि सर जो डी होगा दैट विल बी इक्वल टू डी। ठीक है, यानी कि अगर मैंने डी इज इक्वल टू डी लिखा हुआ है, यानी जो मैंने बताया यहाँ पे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस कहीं कहीं देखोगे आप dq इज इक्वल टू du प्लस dw, ये तभी पॉसिबल है जब चेंज इन काइनेटिक एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को मैं जीरो लिख देता हूं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो आई होप आपको एनर्जी का मतलब समझ में आ गया होगा कि कौन सी एनर्जी का पार्ट कौन सा एनर्जी है, कब मैं E को U लिख सकता हूं, कब मैं E को U नहीं लिख सकता हूं। क्लियर? तो अभी तक हमने डिस्कस किया कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें मैंने पहला पॉइंट डिस्कस किया क्या कि हीट इज अ पाथ फंक्शन। दूसरा पॉइंट डिस्कस किया हमने क्या कि सर जो मेरा क्या बोलते हैं एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। अब थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कि एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि एनर्जी ऑफ an isolated system will be constant। इजी कॉन्सेप्ट है, कैसे देखेंगे? आंसर देखो, अगर मैं बोल रहा हूं सर आइसोलेटेड सिस्टम, तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि ना तो हीट ट्रांसफर, यानी मास और एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ना तो मास ट्रांसफर होगा ना ही एनर्जी ट्रांसफर होगा। और जब एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा तो एनर्जी का ट्रांसफर का मतलब, अगर ये सिस्टम है तो ट्रांसफर यानी कि ट्रांजिट की बात कर रहा हूं, और ट्रांजिट कौन कौन सी हो सकती है? हीट एंड वर्क। तो जब एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा तो Q और W दोनों का ट्रांसफर नहीं होगा। अगर दोनों का ट्रांसफर नहीं होगा तो मैं बोल सकता हूं कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ प्रोसेस क्या बोल सकता हूं सर कि dq इज इक्वल टू de प्लस dw। और यहां से मुझे पता है कि dq जीरो dw जीरो, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है। अगर मैंने यूनिवर्स की आइसोलेटेड सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या बताया था? यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के बाहर कुछ है ही नहीं, तो यूनिवर्स के बाहर कुछ चेंज ही नहीं होगा, मतलब कि डी भी जीरो, सॉरी dw भी जीरो, dq भी जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू d प्लस जीरो, यानी कि d इज इक्वल टू जीरो। और d अगर जीरो है सर तो E क्या होगा? कांस्टेंट। यानी कि एनर्जी हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम का क्या होगा? कांस्टेंट। जो आप बोलते हो ना कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि अगर आप यूनिवर्स की बात करो, आइसोलेटेड सिस्टम की बात करो, तो उस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी, एनर्जी कौन सा? एनर्जी इन स्टोरेज, एनर्जी इन स्टोरेज की बात कर रहे हैं हम, वो हमेशा हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा था थर्ड, क्या था? थर्ड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ हम फोर्थ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारा क्या है? परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। जो हम फोर्थ का डिस्कस करने जा रहे हैं कि परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, जिसको बोलते हैं हम PMM1। इसको हम क्या बोलते हैं? PMM1। वो क्या है सर? फोर्थ पॉइंट है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, जिसको हम बोलेंगे PMM1। PMM1 क्या है सर? PMM1 बोला कि ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं है, ऐसा कोई भी मशीन नहीं है, ऐसा कोई भी मशीन नहीं है जो कंटिन्यूअस आपको वर्क प्रोड्यूस करे विदाउट गिविंग एनी इनपुट। यानी ऐसा कोई डिवाइस नहीं है सर कि जो बिना कुछ इनपुट दिए आपको वर्क कंटिन्यूअस करता जाए। अगर कुछ ऐसा पॉसिबल होता है तो हम उसको बोलेंगे वो क्या है? वो PMM1 है। अगर कुछ ऐसा पॉसिबल होता है, ऐसा कोई मशीन जो बिना इनपुट वर्क दे रहा है, तो हम उसको बोलेंगे PMM1। ठीक है, तो हमने अभी डिस्कस किया कि सर अच्छा ये साइकिल है,
ये मतलब ये पूरे साइकिल के लिए बोल रहा है कि हीट दिए बिना वर्क दे रहा है, यानी कि जो परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड है PMM1, इट शुड बी ऑपरेट ऑन अ साइकिल, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा, कंटिन्यूअस वर्क दे रहा हूं ना, ऐसा मैं बोल रहा हूं ना कि कंटिन्यूअस वर्क देता रहे विदाउट गिविंग एनी अमाउंट ऑफ हीट, वैसा पॉसिबल नहीं है। एंड कंटिन्यूअस का मतलब इट शुड बी ऑपरेट ऑन साइकिल, यानी कि हमने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, हमने देखा कि टोटल हीट ट्रांसफर इक्वल टू टोटल वर्क ट्रांसफर, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखे कौन कौन सा। पहला हमने देखा कि सर कॉन्सिक्वेंस क्या क्या था, पहला कॉन्सिक्वेंस था कि जो मेरा हीट है वो क्या है, पाथ फंक्शन है। और सेकंड हमने पॉइंट देखा क्या कि सर जो एनर्जी है वो क्या है, प्रॉपर्टी है। और थर्ड हमने डिस्कस किया कि एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल बी कांस्टेंट। एंड फोर्थ पॉइंट हमने डिस्कस क्या किया कि PMM1 इज नॉट पॉसिबल, जो परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इतना ही हमारा है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो डिस्कस कर नेक्स्ट वीडियो करेंगे, तो उसमें हम यानी कि 1 हमारा 6 जो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हीट ट्रांसफर फॉर वेरियस प्रोसेसेस। जैसा हमने देखा था वर्क ट्रांसफर बहुत सारे प्रोसेस के लिए, उस तरीके से हीट ट्रांसफर अगर वेरियस प्रोसेस की बात करें तो कैसे फाइंड करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम्स, और उसके बाद हमारा ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसका कुछ काफी पोर्शन हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है।